कोई प्रश्न है, मान लेते हैं प्रश्न। तो इसके अंदर एक आवेश Q1 रखा है और एक Q3 रखा है। और इस परिस्थिति में हम आपसे एक बात पूछें कि बताइए इस समय इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। जब गॉस का नियम नहीं था थोड़ी दिक्कत होती थी निकालने में। जब गॉस का नियम है तो गॉस ने क्या बताया था? गॉस ने बताया था इन सभी आवेशों का बीजगणित का मतलब होता है इनकी वैल्यू चेंज दी हुई है, सबका योग Q माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। ये गॉस का कि जितने आवेश इस पृष्ठ के अंदर है सिर्फ उन्हीं को लेना, जो आवेश पृष्ठ से बाहर है उसे। तो जितने भी आवेश इस पृष्ठ के अंदर उन सभी आवेशों का बीजगणित हो और एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो, जो आएगा वही क्या होगा, वही आपका फ्लक्स होगा। ये जी आपका एक गोली पृष्ठ है, आपका गोली पृष्ठ हो गया। जी क्या होगा, बिंदु O हो गया। बिंदु O पर कितना आवेश रखना है, प्लस Q, ठीक है। और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, देखिए डिस्टेंस R है कि R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल काट लिया। थोड़ी मुश्किल बातें हो सकती है, वो गौर करें, ठीक है। इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव काट लिया है। अब पहली प्राथमिकता हमारी इस बात की होती कि इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स की परिभाषा क्या है? फ्लक्स का तात्पर्य उन वैद्युत रेखाओं से होता है जो पृष्ठ को लंबवत दिखती हैं, ठीक है। अब इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकालना है, छोटे से, तो छोटे से क्षेत्रफल अवयव से अगर फ्लक्स निकालना है तो दो आपको क्या होता है, एक क्षेत्रफल सदिश और एक वैद्युत क्षेत्र। उन दोनों का कौन सा गुणा कर देते हैं, अदिश। तो लिखेंगे, अब हम लोग गौर करेंगे, क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d5। d5 क्यों लिख लिया हमने? d का मतलब होता है छोटा। देखो ये जो क्षेत्रफल अवयव है ये तो छोटे तो है, जो पूरा पृष्ठ है इस पृष्ठ में छोटा सा इतना काटा है, इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये कहानी आपको समझ आई? अगर छोटे से किसी पृष्ठ से किसी छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल से अगर निकलने वाला फ्लक्स निकालना होता है तो आपको वैद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्रफल अवयव का अदिश गुणा करना पड़ता है। ये फ्लक्स की परिभाषा का अनुसार हो गया, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा E ds cos थीटा। समीकरण 1 हो गया आपका। समीकरण कितना हो गया जो आपका 1 हो गया। अब प्लस Q आवेश रखा है बिंदु पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, जो बाहर की ओर। अगर प्लस Q बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है तो इस प्लस Q आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की ओर। तो गौर करने अच्छे से, हमने आपको एरिया वेक्टर की दिशा ज्ञात करने की बहुत सारे पॉइंट समझाए। जैसे हथेली ऐसे तो एरिया वेक्टर, हथेली ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे, हथेली ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे। अब जी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच कौन करना है, थीटा है, ठीक। तो अब इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाला, उसका फार्मूला क्या था, E वेक्टर डॉट D वेक्टर। इसका हमने सूत्र खोल दिया तो E ds cos थीटा। पहला पॉइंट कैसे था कि छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब सुनो, प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। तो हमने आपको पहली पार्ट में पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर क्या बिंदु P है, तो प्लस Q आवेश की वजह से R दूरी पर जो बिंदु P है उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर जो फार्मूला आपको हमने पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यानी कि आवेश बटे दूरी का कहानी की समझ आई। पहला पार्ट कैसे याद रखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट याद रखिए इस छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स। दूसरा पॉइंट प्लस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब कहानी सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। E का मान समीकरण 1 पर गौर करेंगे। देखो समीकरण 1 और बहुत अच्छे समझेंगे। समीकरण 1 और 2 से एक क्या बोलो तुम्हारा d∅e इक्वल टू क्या लिखा है, E लिखा है। E का मान जो रखेंगे पूरा यहाँ इसके साथ वो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। E का मान दिया और काय क्या है ds cos। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। कैसे अरेंज करके लिखेंगे, देखिए
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अरेंज करके लिख दिया हमने ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए कल आपने सूत्र बताया था आपको, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर होता था? d ओमेगा। इसके बराबर होता था जो d ओमेगा। तो जहां पे ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर लिखा वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग? बोलो भाई, d ओमेगा रख सकते हैं। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रखते हैं बोलो यहाँ पे? d ओमेगा। ये सूत्र होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर किसका होता है? d पर होता है। अब और गौर करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ था, बिंदु ऊपर एक प्लस q आवेश रखा हुआ है और इससे r दूरी पर एक बिंदु क्लिया है, मतलब कि स्थित है जो समझो, और इसके चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव काटा है इतना सा। इतना बड़ा भी काट सकते थे और बड़ा काट सकते हो, लेकिन छोटी से कम चल जाएगा। ठीक है, तो पहली प्राथमिकता हमारी इस बात की रही कि इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या लगाया हमने? d फाई बराबर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका फिर सूत्र होता है कि ds cos थीटा। अब प्लस q आवेश की वजह से बिंदु p पर क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो क्या होता है? e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। और e का मान समीकरण हमने 1 में रखा, तो इसको अरेंज करके हमने ऐसा लिख दिया, ये d ओमेगा d ओमेगा। अब इसका मतलब क्या निकला? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा का मतलब है कि इस छोटे से पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें पूरे पृष्ठीय वजह चाहिए। तो पूरी से कैसे निकलता है? समाकलन करते हैं। इस छोटे से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो जो है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा, हमें चाहिए पूरे पृष्ठ की वजह से, तो पूरे पृष्ठ की वजह से निकालने के लिए समाकलन किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इंटीग्रेशन d फाई, इंटीग्रेशन d फाई, इंटीग्रेशन d फाई बराबर इंटीग्रेशन क्या है बोलो? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। देखो जिन्हें समझ में आता है मैथमेटिक्स वो इस हिसाब से समझे, जिन्हें नहीं आता उस हिसाब से समझे। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़। क्या? जोड़। इस छोटी से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? d फाई e, यानी कि d फाई जोड़ दो तो किसके बराबर हो जाएगा? फाई e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाई e। और समाकलन का मतलब क्या होता है? जोड़। कौन सी चीज जुड़ रही है? धन कोण तो जुड़ रहा है। इस छोटे से क्षेत्रफल आवेश से जो धन कोण बढ़ रहा है केंद्र पर वो अंदर d ओमेगा। अब तो एक छोटा सा मान लो हमने यहाँ काट दिया क्षेत्रफल अवयव, तो उसकी वजह से भी d ओमेगा बनेगा। तो d ओमेगा जोड़ने किसके? ओमेगा के बराबर होता है। तो ये आपका जो आएगा वो आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका ओमेगा। अब हमारी बात मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा लिखा मिल जाए कहीं इंटीग्रेशन dx, तो उसको लिखते हैं हम लोग x। क्या लिखते हैं उसको? x। अगर कहीं लिखा मिल जाए इंटीग्रेशन dy, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? y। अगर कहीं लिखा मिल जाए इंटीग्रेशन dz, क्या लिखते हैं उसको? अगर कहीं लिखा मिल जाए इंटीग्रेशन d ओमेगा, क्या लिखेंगे? कौन सा समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स वाले समझ लें। dx का मतलब हुआ कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में? x के। तो यहाँ एक तो हम मान सकते हैं ना, क्या मान सकते हैं? एक। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में एक होता है और अवकलन समाकलन की विपरीत क्रिया का नाम है, उसी प्रकार एक का समाकलन x होता है। आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे और समझ में आएगा। ठीक। अच्छा, तो अब एक मोटी बात और समझ लो, इंटीग्रेशन करते तो d हटा, इसका d हटा क्या आया? ओमेगा i। क्या है जो? i। जी आया तुम्हारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओमेगा किसके बराबर होता है? 4 पाई। अच्छी बात को समझ नहीं है। ओमेगा 4 पाई के बराबर क्यों होता है? हमने बताया था अगर कोई गोली पृष्ठ है तो उस संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 4 पाई होता है। खाली लिखवाएगा एक बार कॉन्सेप्ट। इस छोटा सा जो गोली पृष्ठ है वो कोण पर कितना, केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? d ओमेगा बना रहा है, छोटा सा सिर्फ। और पूरा गोला केंद्र पर कितना बना रहा है? पूरा गोला केंद्र पर कोण बनाएगा 4 पाई। क्या आप चलो आपको नहीं बताइए, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा माय डियर। क्या मिलेगा बोलो? आपको मिलेगा फाई e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। यही आपका गॉस का नियम है।